साथियों नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार व्याकरण पर बात कर रहे थे और अभी हमने जो बात की है उसमें वर्ण विचार पे बात की थी, कुछ शब्द विचार पे बात की थी, संधि पे बात की थी, समास पे बात की थी। आज हम संज्ञा पर बात करेंगे। तो ये संज्ञा जो संप्रत्यय है ये दिखने में बहुत सरल है। तीसरी चौथी का विद्यार्थी भी संज्ञा की परिभाषा पूछो तो बता देगा, परंतु जैसे ही हमारे पास पेपर आता है और उसमें 4 विकल्प आते हैं, उसमें से पूछ लिया जाता है कि इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है, तो उस समय हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। वो विशेषण है या संज्ञा है या क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है, तो इसकी बारीक एक अंतर होता है सब में, और उस अंतर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जो परीक्षा में पूछा जाता है वो ज्ञान का प्रश्न कम होते हैं, एप्लीकेशन के ज़्यादा प्रश्न होते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है ज्ञानोपयोग। मतलब आपने पता है कि संज्ञा क्या है, उसकी परिभाषा सब कुछ पता है, परंतु आपको ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये लिख दिया शब्द चतुराई, अब आप बताओ कि यहाँ संज्ञा है या संज्ञा नहीं है। या 4 विकल्प दे दिया, चतुराई दे दिया, लंबाई दे दिया, दिशा दे दिया। अब आपसे पूछ लिया अभी इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। एक उदाहरण दूसरा दे लो, मान ले लेते हैं कि लंबा ले लो। तो इस प्रकार आपसे ये अपेक्षा रहती है कि आप अपनी जो क्षमता है उसका व्यवहार में उपयोग कर सको। तो हमें उसी प्रकार का अभ्यास करना जरूरी है जो अभ्यास परीक्षा मांगती है। तो अब जो पहले हम संज्ञा का कंसेप्ट समझ जाते हैं। हालांकि संज्ञा का बहुत कंसेप्ट कोई कठिन नहीं है, आपको पता है, फिर भी इसकी जो मूल बात है उसको अगर हम पकड़ लेंगे तो कोई भी उदाहरण आएगा तो हम उसको ठीक कर सकेंगे। कैसे? अब पहले ये देखो संज्ञा में शब्द क्या है, तो इसमें उपसर्ग क्या है, हमने इस पर बहुत बात की है। सम प्रकृष्ट रूप से अर्थ होता है भली प्रकार से, अच्छी तरह से। और ज्ञा, ज्ञा का अर्थ होता है, ज्ञा का मतलब जानने वाला, और ज्ञा का मतलब जिससे जाना जाए। तो जो शब्द हमें किसी के बारे में बताए कि ये वो है, वह शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या बात होती है कि आपका नाम क्या है, उसके बाद में सारी बातें शुरू होती है। तो हम जैसे कहीं पूछते हैं किसी का पता क्या है, तो पहले हम उस व्यक्ति का नाम पूछते हैं, भी फलां शर्मा जी का, वर्मा जी का मकान है। तो सबसे पहले जब किसी के बारे में जानते हैं तो वो होता है नाम। इसी संज्ञा को हम कहते हैं नाम। तो एक यह चीज़ अच्छी तरह से समझ लेना, संज्ञा कोई भारी कोई भरकम चीज़ नहीं है। जो हम नाम रखते हैं वह ही संज्ञा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो बुआ में, चाचा में, ताई में, सब जगह यही संघर्ष रहता है कि इसका नाम क्या रखें। कोई नक्षत्र देखता है, कोई आधुनिक देखता है, कोई गूगल सर्च करता है। तो सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि इसका नाम क्या रखा जाए। पहले ये परंपरा थी कि जो व्यक्ति अच्छा काम करता था उसके जैसा नाम रखा जाता था। जैसे किसी ने राम रख लिया, किसी ने रमेश रख लिया, किसी में, तो आप देखेंगे कि एक नाम के सैकड़ों लोग मिलेंगे। परंतु अब चलन में ऐसा आया है कि यूनिक नाम रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखो नाम का क्या महत्व है। जब करीना कपूर के बेटा हुआ तैमूर, उसका नाम रखा तो पूरे भारत में कितना बवाल मचा। अब वो कोई उसमें कोई तैमूर के लक्षण थोड़ी आ गए, परंतु जैसे ही नाम रखते हैं वैसे ही एक अर्थ ध्वनि प्रकट होती है। उसमें लोगों को कोई ऐतराज़ भी होता है, कुछ उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कुछ उसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। आज भी यूरोप में हिटलर का नाम नहीं रखा जाता, भारत में रावण का नाम नहीं रखा जाता, कुंभकर्ण का नाम नहीं रखा जाता, यहाँ तक कि राम की जिसने मदद की विभीषण, उसका भी नाम नहीं रखा जाता। तो नाम का प्राथमिक रूप से बहुत महत्व है, क्योंकि हम किसी के बारे में शुरुआत में जब जानकारी करते हैं तो पहले वो नाम ही होता है। तो नाम क्या हुआ? संज्ञा।
अब जो दुनिया है, उस दुनिया में जिसका भी हमने नाम रख दिया, जो हमारे लिए गोचर है, जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उन सब का जो भी नाम रखा जाता है, उन सब को हम कहते हैं संज्ञा। अब दो प्रकार की संज्ञाएं की जा सकती है। एक तो जो सामने हमें दिख रहा है पदार्थ, और दूसरा जो हम अनुभूति करते हैं वो है भाव। तो भाव और पदार्थ, ये दो ही स्थिति बनती है। या तो जैसे कोई पहाड़ है, ये कल पेन है, ये श्वेतपट है, ये छत है, ये कमरा है, ये दीवार है, ये लड़की है, ये लड़का है, तो या तो ये होते हैं, और या फिर हम जैसे अनुभव करते हैं, ममता, प्रेम, अहंकार, चतुराई, ये सब हमारे अंदर के भाव है। तो दो ही प्रकार से संज्ञा बनती है, या तो पदार्थ से बनती है या भाव से बनती है। अब आप विचार करेंगे कि संज्ञा तो 3 प्रकार की होती है, और कुछ कहेंगे भी संज्ञा तो 5 प्रकार की होती है। तो मित्रों, प्रकार यहीं से बनते हैं। मूल रूप में क्या हुआ, संज्ञा 2 ही हुई। एक जो सामने दिख रहा है पर्यावरण में, कोई पहाड़ है, नदी है, झरना है, समुद्र है, सब कुछ वो पदार्थ में आ जाएगा। उनका सबका नाम रख दिया हमने। जैसे एक नदी है, उसका नाम गंगा रख दिया तो गंगा संज्ञा है। एक का नर्मदा नाम रख दिया तो नर्मदा संज्ञा है। एक का हिमालय नाम रख दिया तो हिमालय संज्ञा है। मेरा नाम मूलचंद बोरा है तो मैं संज्ञा है। सामने जो बैठे हैं छात्र, किसी का नाम शालिनी है, किसी का नाम राम है, तो वो सब संज्ञा है। तो वो सारे इसी में शामिल हो जाएंगे। एक पदार्थ का यहाँ बड़ा अर्थ है, उसमें जीव, जंतु, मनुष्य सब कुछ शामिल हो जाएंगे। और भाव वो अनुभूति परक चीज़ है। अब एक पारिभाषिक रूप से अगर हमें संज्ञा समझनी हो तो हम संज्ञा यूँ समझते हैं कि संज्ञा के 3 प्रकार हैं। कैसे बने? पदार्थ के 2 भेद हो गए। एक में का बोध होता है, एक में समूह का बोध होता है। जैसे हम बात करते हैं पहाड़ की, तो पहाड़ हिमालय को भी कहते हैं, अरावली को भी कहते हैं, तो वो होगा समूह। समूह मतलब जाति हो गया। अब जैसे हिमालय की बात करें तो एक हिमालय होगा, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। तो एक ये व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, और तीसरा भाववाचक। तो अब ये जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में इतना सा ही अंतर है। अगर ये समूह का बोध करवा देता है, एक जाति का बोध करवा देता है, तब वो जातिवाचक है। और एक व्यक्ति का बोध करवाता है तो वह व्यक्तिवाचक है। और जब भाव का कोई बोध कराता है तो वह है भाववाचक। तो अब हम संज्ञा को कुछ इस तरह विशेष समझेंगे कि जब व्यक्तिगत वाचक संज्ञा होगी तो कौन कौन से शब्द बनेंगे, ये समझें ऐसे। एक तो जो भी व्यक्तियों के नाम हैं, जैसे किसी का नाम रख दिया सीता, गीता, मोहन, श्याम, राधा, अब्राहम, क्लिंटन, ये जितने भी नाम रखे हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, अज्ञेय, प्रेमचंद, ये जितने भी सबके नाम आ रहे हैं वो के सारे इसमें क्या गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दूसरे देश के जो भी नाम हैं, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, जो भी है, ये सारे किस में आएंगे? क्योंकि एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा, जितने प्रकृति में जो एक नाम है, जैसे गंगा, नदियों के नाम गंगा, यमुना, ये हिमालय ऐसे, तो वो सारे के सारे किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और चौथा जो शहरों के नाम हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, जो भी है वो सारे के सारे इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। आपको उदाहरण सारे यहाँ श्वेतपट पर नहीं करवाए जा सकते, केवल बड़ी बड़ी बात और कंसेप्ट की बात की जा सकती है। तो कंसेप्ट में यही है कि जो एक का नाम का बोध करवाते हैं, आप कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान से समझना। पदार्थ को संज्ञा नहीं कहते हैं, पदार्थ का जब नामकरण करते हैं उसको हम संज्ञा कहते हैं।
जैसे कि किसी घर में बच्चा हुआ, अब बच्चे को संज्ञा नहीं कहेंगे, हमने बच्चे का नाम रख दिया टोनी, अब टोनी संज्ञा हो गई। किसी घर में लड़की हुई, नाम रख दिया राधा, तो लड़की हुई ये कोई संज्ञा नहीं है, लड़की संज्ञा है हालांकि, परंतु जब वो उसका लड़की कहा तब संज्ञा हुई। लड़की संज्ञा नहीं है, लड़की नाम जो रखा है वो है संज्ञा। ध्यान से देखना, जैसे ये संज्ञा नहीं है, हम इसको तो कह सकते हैं इसमें मुशाई है, चलता है, ये इसकी विशेषता है। अब इसका नाम क्या रखा हमने, मार्कर, तो मार्कर इज नाउन, नोट मार्कर नाउन। इस बात को ध्यान रखना, हम जो नाम रखते हैं वह संज्ञा है। अब जितने यहाँ ये नाम लिखे व्यक्ति का जब एक का बोध करवाता है तब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा जातिवाचक संज्ञा का, यहाँ जाति का जो मतलब होता है वो होता है समूह। हम कहते हैं ना कि यार तुमने अपनी जात बता दी, जात का मतलब तुमने अपनी जो अपना जो तुम्हारी जो ओरिजिनलिटी, जो तुम्हारी फितरत है या तुम्हारे जो दुर्गुण है, तुम्हारे जो भीतर जो गंदगी भरी हुई है वो तुमने प्रकट कर दी, तो तुमने अपनी जात बता दी। तो जात का यहाँ मतलब होता है एक समूह, और समूह के साथ उसका धर्म। जैसे हम नदी की बात करते हैं, तो जहाँ पर भी पानी का ऐसा भाव चल रहा है एक बड़े आकार में है तो हम उसको नदी कहेंगे। तो नदी क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। बहुत सारा पानी है, खारा पानी है, उसको क्या कहते हैं, समुद्र, ये जातिवाचक संज्ञा। ये पहाड़, ये क्या हुई, जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ जब ये समूह का बोध करवाने लगे तो ये सारे आप यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे ये व्यक्तियों का व्यक्तित्व है, तो अगर आप जैसे स्त्री, पुरुष, औरत, आदमी, लड़का, लड़की, माँ, बाप, भाई, बहन, पत्नी, ये सब एक समूह का बोध करवाते हैं, इसलिए ये किस में आ जाएंगे, जातिवाचक में। इसी का बड़ा रूप जातिवाचक बनता है। दूसरा जैसे ये, अब ये भारत, अमेरिका, ये तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, परंतु देश, राज्य, राष्ट्र, इस प्रकार के शब्द आएंगे तो वो क्या होएगा, जातिवाचक में। मतलब जब आपको कोई एक चीज़ का बोध करवाता है तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, परंतु वैसे वैसे अन्य चीज़ों का भी एक साथ बोध हो जाता है, वो है जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा, जैसे ये गंगा जमुना, अब ये नदी, ये पहाड़, ये समुद्र, ये जितने भी प्रकृति की चीज़ें हैं, ये झरने, ये सब के सब किस में आएंगे, तालाब, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब कोई तालाब का नाम रख दे, जैसे फतेह सागर उदयपुर का तालाब है, तो फतेह सागर झील कहेंगे तब वो व्यक्तिवाचक हो गया, और केवल झील कहेंगे तो हो गया जातिवाचक। जैसे हंसोलाव है, अब हंसोलाव एक विशेष तालाब का नाम है तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। परंतु तालाब कहेंगे, पोखर कहेंगे, जोहड़ कहेंगे तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए तीसरा हो गया शहरों के नाम, शहर शब्द हो गया, गांव, शहर, गांव, कस्बा, ये शब्द है, वो तो सारे शब्द है जातिवाचक, परंतु उनका नाम है वो है व्यक्तिवाचक। इसी में जैसे ये पशुओं के, पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, जैसे घोड़ा, हिरण, शेर, बकरी, गाय, ऊंट, हाथी, ये जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। क्योंकि जब जैसे हम हाथी का नाम बोल देते हैं तो मतलब हाथी एक जाति नहीं, वो जितने भी जहाँ पर भी हाथी है वो सब का बोध हो जाता है। जैसे हम घोड़ा बोलते हैं तो घोड़ा वो टांगे में जुतने वाला भी घोड़ा है, और जो स्वतंत्र रूप से विचरण करता है वह भी घोड़ा है। तो केवल हम एक की बात नहीं करते। तो यहाँ जाति का मतलब वो धर्म और समूह दोनों भाव है इसमें। तो जब समूह और एक कलेक्टिव चीज़ों का बोध हो रहा है तो वो हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब चूंकि संज्ञा मूल रूप से तो तीन ही है,
परंतु अंग्रेजी के अनुकरण से संज्ञा को दो और प्रकार बताते हैं। वो एक तरह से जातिवाचक संज्ञा के ही दो भाग हैं। एक हो गया ये समुदायवाचक और एक हो गया द्रव्यवाचक। अब द्रव्य जो वाचक शब्द है, अब द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ वैसे तो। अब ये एक समुदाय का मतलब, हालांकि ये मूलतः संधि तीन ही प्रकार से होती है, परंतु जब, क्योंकि परीक्षा में पूछ भी दिया जाता है और आप ध्यान भी रख लो, कोई खास बात नहीं है, अंग्रेजी के अनुकरण से हम 5 प्रकार बता सकते हैं। समुदाय में ये होगा, एक तो जो प्राणियों का समूह होता है मान लो, और दूसरा ये वस्तुओं का समूह। प्राणियों का समूह जैसे जुलूस, भीड़, रैली, सभा, समाज, तो ये सारे जो संज्ञा है वो समुदायवाचक में आएंगे। वस्तुओं में जैसे गुच्छा, कुंज, और जो वस्तुओं में दर्जन, एक शतक, मतलब जैसे ये कोई 100 चीज़ों का समूह होता है, उसके लिए कोई बोध हो तो वो आ जाएगा समुदायवाचक में। दूसरा द्रव्यवाचक में क्या आएगा कि ये 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक तो जो खाने पीने की चीज़ें होती है, ये खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे ये चीनी, ये तेल, ये चाय, ये चावल, ये द्रव्यवाचक में आएंगे। तो जो सामग्री तोली जा सकती है और मापी जा सकती है परंतु गिनी नहीं जा सकती, उसे हम ये द्रव्यवाचक संज्ञा में शामिल करेंगे। और जो गिनी जा सकती है उसको हम करेंगे समुदायवाचक में, और जहाँ एक समूह का बोध कराएगा उसे हम कहेंगे समुदायवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार अगर हम डिटेल में संज्ञा की बात कर रहे होते हैं तब हम जातिवाचक संज्ञाओं को 2 भागों में बांट करके भी कर सकते हैं। मूलतः ये उसी में आएगा, जैसे मान लो चीनी है, चाय है, एक समूह का बोध करवा रहे हैं। चीनी जो एक दाना मिलके एक समूह का बोध, चीनी का नाम जैसे आता है तो आपके सामने वो दाने आ जाते हैं, चाय का नाम आता है तो काले काले दाने सामने आ जाते हैं। तो मूलतः जातिवाचक संज्ञा ही है, और जातिवाचक संज्ञा का ये 2 भाग है, एक द्रव्यवाचक और एक समुदायवाचक। अब तीसरी जो संज्ञा रह गई हमारी वह है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा जो है वो हमने पहले ही बात की थी, हमारे उसको हम न तो गिन सकते हैं न वो हमारे सामने है, उसको केवल हम अनुभूत कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो कैसे? जैसे ये भाववाचक संज्ञा। अब आपको जैसे मैंने 2 संज्ञा जो अभी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक की थी, तो आपके पूछ रहे जैसे शब्द आ गए मानो सभा, तो आप बता सकते हो ये सभा, इस ऐसे बैठते हैं, उस समूह को कहते हैं सभा कहते हैं। जैसे आपके सामने बोल दिया किसी राम, तो राम क्या है? एक नाम है, ये सामने है। तो जो मूर्त अमूर्त हो, जिसकी गणना नहीं हो, अगण्य हो, दोनों चीज़ें हो, और जो अनुभूति परक हो, ये शब्द आएंगे तब क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा के, वो भाव के नाम होंगे। इसमें ये दशा, ये अवस्था, ये क्रिया आदि का बोध करवाती है। जैसे मिठास, ये बचपन, ये अवस्था का नाम हो गया। ये लंबाई,
ये चौड़ाई, जैसे अहंकार, जैसे बीमारी। तो इन सब को जो भावों को प्रकट करते हैं और जो जिनको हम गिनना नहीं जा सकता, जो हमारे सामने मूर्तिमान नहीं है और उनका नाम रखा गया है, उन सब को हम कहेंगे संज्ञा। जैसे मान लो एक सुंदरता है। अब सुंदरता आप महसूस तो करते हैं सुंदरता क्या होती है, परंतु आपसे कह दे 2 किलो सुंदरता दे दो तो आप नहीं दे सकते कि सुंदरता क्या होती है। परंतु आप व्याख्या उसकी ज़रूर कर सकते हो, उसका नाक ऐसा हो तो सुंदर है, या फूल ऐसा हो तो सुंदर है, परंतु एग्जैक्ट आप उसको बता दो भी ये सुंदरता दे दो हमें, ये सुंदरता ले लो, ऐसा संभव नहीं होता। तो ये केवल महसूस करने की चीज़ है, हमारे हृदय की या अनुभूति की चीज़ है। वो हम किसी को, श्रोता को प्रत्यक्ष दिखा नहीं सकते कि ये भाववाचक संज्ञा है। अब बुढ़ापा, जवानी, ये सब अवस्थाओं का बोध होता है। जैसे पढ़ाई लिखाई, ये सब क्रियाओं का बोध हो रहा है। दशा, जैसे मिठास, खटास, बड़प्पन, ये सब संज्ञाएं जो है वो भाववाचक संज्ञाएं आती है। लगभग ये पन लगाना, ये ता लगाना, ये त्वय लगाना या ये लगाना, इस प्रकार के जो प्रत्यय लग करके जो शब्द बनते हैं वो सारे के सारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। और ये भाववाचक संज्ञाएं क्रिया से भी बनती है। जैसे पढ़ना, फिर पढ़ाई लिखाई, ये भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से भी बनते हैं। जैसे सर्वनाम है मैं तो मेरापन, सर्वनाम अहम तो अहंता, अहंकार। सर्वनाम हो गया वो जो तुम से बन गया तुम से बन गया अपना से अपनापन बन गया। तो इस प्रकार ये भाववाचक संज्ञाएं क्रिया से भी बनती है, सर्वनाम से भी बनती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी बन जाती है। जैसे मान लो गांधी शब्द है, अब गांधी जी महात्मा गांधी को कहते हैं। अब गांधीपन या गांधीगिरी, ये शब्द क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा बन गया। जैसे लंबा विशेषण से कैसे बनता है? लंबा विशेषण है, लंबाई भाववाचक संज्ञा है। तो ये संज्ञा कई बार तो जो क्रिया विशेषण है उससे भी बन जाता है। जैसे धीमापन, जैसे धीमे चल रहा है तो धीमे यहाँ पर क्रिया विशेषण है, वो धीमापन हो गया तो वो भाववाचक संज्ञा हो गई। तो ये आव प्रत्यय, आहट, बनावट, सजावट, ये प्रत्यय, इन सब से ये भाववाचक संज्ञाएं बनती है। और हम जब विस्तार से बात करेंगे कि ये जब संज्ञा विकार कैसे प्रकट करती है, मतलब संज्ञा का रूप कैसे बनता है। जैसे ये संज्ञा मान लो बालक है तो बालकों कैसे बन जाता है, संज्ञा बालक ने कैसे बनता है, बालकों का कैसे बन जाता है। उस प्रकार जब संज्ञा का जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तब हम भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है, जातिवाचक संज्ञाएं कैसे बनती है और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कैसे बनती है, इस पर हम बात करेंगे। अब मोटा मोटी बात यह है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जो जातिवाचक संज्ञा है ये मूल में हमें मिलती है और भाववाचक संज्ञाएं हमें बनानी होती है। और ये जो भाषा का विकास होता है, मनुष्य का बौद्धिक और भावात्मक विकास होता है, तब भाववाचक संज्ञाओं का जन्म होता है। आप अगर आदिम मनुष्य में भाववाचक संज्ञाओं की तलाश करेंगे तो वहाँ भाववाचक संज्ञाएं आपको नहीं मिलेगी। तो जैसे भूख है वो भाववाचक संज्ञा है और भूखा है वो विशेषण है। तो इस प्रकार आपको लगातार इन संज्ञा शब्दों के साथ काम करना पड़ेगा, तब हम संज्ञा को जो बाकी विकारी शब्द है या बाकी जो अविकारी शब्द है उनसे हम अलग कर सकेंगे। तो अभी हमने संज्ञाओं को उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास किया है। अब अगले वीडियो में हम इन संज्ञाओं को कैसे प्रयोग में लाते हैं और कैसे इसमें विकार आता है
उस पर विस्तार से हम बात करेंगे। मित्रों, आप लगातार मेरे वीडियो को देखते रहें और जो कुछ भी आपको ठीक लग रहा है या ठीक नहीं लग रहा है वो मुझे बताते रहें। मैं आपके साथ सदैव जुड़ा रहूँगा और प्रयास करूँगा कि आपकी ज्ञान के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके लिए कुछ मैं अपनी तरफ से कुछ मदद कर सकूँगा। इसी भावना के साथ, इसी विचार के साथ, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।